एवरीवन, आज हम लोग ताप गुणांक और अर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत समझेंगे। ताप गुणांक को समझने के लिए दर स्थिरांक की ताप पर निर्भरता को हम समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि दर स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक के मान में वृद्धि होती है और जब दर स्थिरांक के मान में वृद्धि हो जाती है तो अभिक्रिया दर में भी वृद्धि हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ में गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश जो प्रभावी टक्करों से उत्पाद में परिवर्तित होंगे उनको प्रदर्शित किया गया है। तो यहां पर देखिए ताप का क्या प्रभाव पड़ता है गतिज ऊर्जा पर। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। अभी हम लोग आगे टक्करों के सिद्धांत में पढ़ेंगे कि जब अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है तब वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो ताप बढ़ाया, यहां बहुत सारे अणु हैं जो भाग ले रहे हैं। ये हरे लाइन से दिखाया गया है, हरे वक्र से, कि यहां पर जो भी अणु हैं वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ताप बढ़ाने पर इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते जो इनमें से कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। और जब देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है तो ये यहां पर ये जो हरे लाइन के नीचे जो अणु दिखाई दे रहे हैं वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अब जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो अणुओं का एक बहुत बड़ा अंश देहली ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो यहां देखिए रेड लाइन से हमने प्रदर्शित किया है। ग्रीन लाइन में जो देहली ऊर्जा तक पहुंचने वाले अणु थे उनकी संख्या कम है और जो रेड लाइन से हम प्रदर्शित कर रहे हैं वहां पर देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा है, लगभग 2 से 3 गुनी तक बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार ताप वृद्धि से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो अभिक्रिया दर में भी वृद्धि हो जाती है। और अभिक्रिया दर में वृद्धि के पीछे जो मुख्य कारण है कि दर स्थिरांक के मान में वृद्धि हो जाती है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो दर स्थिरांक के मान में वृद्धि हो जाती है। तो अब हम लोग समझेंगे ताप गुणांक को। ताप गुणांक क्या है? हम लोगों ने देख लिया कि ताप वृद्धि से दर स्थिरांक के मान में वृद्धि हो जाती है। तो यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर हम दर स्थिरांक के मानों का अनुपात लें तो इस अनुपात को ही हम कहते हैं ताप गुणांक। तो हम कह सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के मानों के अनुपात को ही हम उस अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। तो ताप गुणांक को हम इस प्रकार से एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने इस पर मान लिया है कि T डिग्री सेल्सियस ताप पर दर स्थिरांक का मान कितना है, kT, और 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस ताप हो गया और यहां दर स्थिरांक को हमने मान लिया T प्लस 10, तो KT प्लस 10 अपॉन KT ये हो जाएगा ताप गुणांक। तो ताप गुणांक सीधे सीधे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। साथ ही यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। एक बार सही जोड़ी बनाने में इस प्रकार से प्रश्न आया है कि T प्लस 10 और ये KT और इधर जो सही जोड़ी बनाना था उसमें था ताप गुणांक। एक बार ऐसा भी पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। यहां पर कुछ आंकिक मान दिए गए थे, जैसे यहां दिया था 300 अनुपात के 290 और सही जोड़ी में उस पार हमें ताप गुणांक को चुनना था। तो इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछा जा चुका है और पूरा का पूरा ताप गुणांक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में अनेकों बार एमपी बोर्ड में आ चुका है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे अर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत।
ताप में वृद्धि से रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए अर्हेनियस ने टक्करों का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को हम एक उदाहरण से समझेंगे। हम मान के चलते हैं कि एक गैसीय अभिक्रिया है जिसमें A2 और B2 दो गैसें आपस में क्रिया करके 2AB बना रही हैं। तो किस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्हेनियस बताते हैं कि गतिशील अभिकारक अणुओं की उपयुक्त दिशा में टक्करों के फलस्वरूप ही अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब है कि ये जो अभिकारक अणु हैं गति करते हुए आपस में टकराते हैं, टक्कर उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए, तब अभिक्रिया संपन्न होगी। इसको हम यहां इस चित्र से समझते हैं। ये दो A परमाणुओं के मध्य बंध को प्रदर्शित किया है, यहां दो B परमाणुओं के मध्य बंध को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार ये A2 अणु है और ये B2 अणु है। अगर इनकी अभिक्रिया इस प्रकार से टक्कर होती है आमने सामने, तो ये वाला A इस B के संपर्क में आता है, लेकिन ये वाला A इस B के संपर्क में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन नीचे वाली जो स्थिति है, नीचे वाली स्थिति में ऐसे साइड से टकरा रहे हैं A B B, तो देखिए ये वाला A इस B के संपर्क में आएगा और ये वाला A इस B के संपर्क में आएगा। तो इस प्रकार दो अणु A B के बन जाएंगे। तो यहां उपयुक्त दिशा में टक्कर अगर होगी तो उत्पाद बन सकता है। तो इस प्रकार गतिशील अभिकारक अणुओं की उपयुक्त दिशा में टक्करों के फलस्वरूप ही अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे अर्हेनियस बताते हैं कि केवल टक्करों से ही संभव नहीं है कि अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। टकराने वाले अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे सक्रियत संकुल का निर्माण हो सके। अब इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, उत्पाद तभी बनेगा जब सबसे पहले अभिकारक अणुओं का बंध टूटेगा। जब अभिकारक अणुओं का बंध टूटेगा तो नया बंध बनेगा AB। हमें पता है बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है और जब नया बंध बनता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये जो उपयुक्त दिशा में टकराने वाले अणु हैं, ये पहले ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। जब ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो ये जो बंध है, ये बंध कमजोर होगा, दुर्बल हो जाएगा ये बंध, और ऊर्जा अवशोषित करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये बंध पूर्णतः टूट भी नहीं पाता है कि आंशिक रूप से नया बंध उत्पाद के रूप में बनना चालू हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, इसको ना तो हम अभिकारक कह सकते हैं और ना ही इसको हम उत्पाद कह सकते हैं। ये एक माध्यमिक अवस्था है जहां अभिकारक अणुओं के बंध टूटे भी नहीं है कि उत्पाद के रूप में नए बंध बनने लगे हैं। इस अवस्था को ही हम कहते हैं सक्रियत संकुल। तो ये जो अभिकारक अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, वो अधिकतम ऊर्जा इस अवस्था में अवशोषित कर लेते हैं। तो ये जो अवस्था है, यहां अणुओं की ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। इसके बाद ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है। तो यहां के बाद दो ही परिस्थितियां संभव हैं। या तो अभिकारक अणु जितनी ऊर्जा अवशोषित किए हैं वो पूरी ऊर्जा उत्सर्जित कर दें और वापस अपनी आद्यावस्था में आ जाएं, या फिर उत्पाद बनने के लिए जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करने की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करें और उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो ये उच्चतम ऊर्जा वाली स्थिति है। यहां के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। या तो ऊर्जा उत्सर्जित करके अभिकारक अणु पुरानी अवस्था में पहुंच जाएंगे, अपनी आद्य अवस्था में पहुंच जाएंगे, या फिर ऊर्जा उत्सर्जित करके उत्पाद में परिवर्तित होंगे। अब अर्हेनियस के टक्करों के सिद्धांत में आगे कहा गया है कि इस सक्रियत संकुल का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक कि अभिकारक अणुओं के पास इतनी ऊर्जा ना आ जाए जिससे वो ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर को पार कर सकें। इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है हमने एक ग्राफ से प्रदर्शित किया है।
ग्राफ में एक्स अक्ष पे हमने अभिक्रिया की प्रगति लिया है और वाई अक्ष में हमने ऊर्जा को प्रदर्शित किया है। जैसे जैसे अणुओं को हम ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देकर अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, तो ग्राफ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। एक तरफ अभिक्रिया की प्रगति, दूसरी तरफ ऊर्जा। और ये जो सक्रिय संकुल वाली स्थिति है वो ये यहां पर है, जहां अणुओं की ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, उच्चतम ऊर्जा अवस्था को वो प्राप्त कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं यहां पर सक्रिय संकुल का निर्माण हुआ। अब देखिए ये जो पॉइंट है, यहां इस पॉइंट के इधर अभिकारक है, इस पॉइंट के उधर उत्पाद है। तो इसी को हम कहते हैं एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। जो अणु उस पार चले जाएंगे वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे, बाकी अणु इस पार ही रहेंगे। तो वहां ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो अभिकारक अणु सक्रिय संकुल में तब तक के परिवर्तित नहीं हो सकते हैं जब तक कि उनमें इतनी ऊर्जा ना आ जाए जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके, एनर्जी बैरियर को पार करके उत्पाद में परिवर्तित कर सके। यहां पर हम दो प्रकार की ऊर्जाओं को परिभाषित करेंगे, देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा। देखिए इस ग्राफ को फिर से समझते हैं। जब हमने यहां पर अभिकारक अणु लिया तो अभिकारक को हम ऊर्जा के ग्राफ में यहां प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक अभिकारक के पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संचित होती है। उसकी आद्य अवस्था में भी ऊर्जा होती है, जिसको हम उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहां तक की जो ऊर्जा ये हमने प्रदर्शित किया है, ये अणुओं की आंतरिक ऊर्जा है। और इसके ऊपर अणुओं को हमने ऊर्जा देना स्टार्ट किया। ऊर्जा देते देते यहां तक पहुंचे तो सक्रिय संकुल बन गया। तो ये जो ऊर्जा की हम मात्रा, न्यूनतम मात्रा देख रहे हैं, जो अणुओं की आद्य अवस्था से अधिक हमने लिया है, तो ये जो ऊर्जा है यह है सक्रिय ऊर्जा। और जिस वक्त अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो अणुओं के पास कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आद्य अवस्था की ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। तो ये जो टोटल ऊर्जा है इसको हम कहते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो परिभाषाएं हैं, देहली ऊर्जा की परिभाषा और सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा। और ये एग्जाम में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में ए बी करके सीधे सीधे 4 नंबर का प्रश्न आता है, देहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा परिभाषित करने के लिए। तो सबसे पहले देहली ऊर्जा, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, अभिकारक अणुओं के पास उपलब्ध कुल ऊर्जा जो अणुओं के प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम कहते हैं देहली ऊर्जा। अब सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, अभिकारक अणुओं की आद्य अवस्था से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अभिकारक अणुओं के पास उपलब्ध वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। और अभिकारक अणुओं की आद्य अवस्था से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए यहां सक्रिय ऊर्जा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको याद रखनी होगी। सक्रिय ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए निश्चित होती है। सक्रिय ऊर्जा का संबंध अभिकारकों के मोलर सांद्रण से नहीं होता है। अभिकारक का मोलर सांद्रण कम हो या ज्यादा हो, सक्रिय ऊर्जा तो उस अभिक्रिया के लिए निश्चित होगी। केवल एक कारक है जिससे किसी अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और वो है उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ये कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, कंपटीशन में भी आया है कि सक्रियण ऊर्जा किससे प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान बदल सकता है और दूसरा कोई कारक नहीं है जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान प्रभावित हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने टक्करों का सिद्धांत देखा। टक्करों के सिद्धांत में कहा गया है कि गतिशील अभिकारक अणुओं की उपयुक्त दिशा में टक्करों के फलस्वरूप ही अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे कहा गया है टकराने वाले अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होना चाहिए जिससे सक्रिय संकुल का निर्माण हो सके। और तीसरी बात कही गई है कि सक्रिय संकुल का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक कि अभिकारक अणुओं के पास इतनी ऊर्जा ना आ जाए जिससे वो एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके। और ऐसी स्थिति में अभिकारक अणुओं के पास उपलब्ध कुल न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। और अभिकारक अणुओं की आद्यावस्था से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और सक्रियण ऊर्जा का मान केवल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही बदलता है, अन्यथा नहीं। तो यहां जो हमने टक्करों का सिद्धांत देखा, पूरा टक्करों का सिद्धांत आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपको केवल देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा याद रखनी है। ये संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। वैसे आगे वाले चैप्टर में सतह रसायन में हम उत्प्रेरकों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। वहां हम लोग उत्प्रेरक का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत देखेंगे, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत देखेंगे। उसी आधार पर अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक के प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार आया है। तो चलिए उसको देखते हैं। अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम समझते हैं कि किस प्रकार उत्प्रेरक अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया दर में वृद्धि कर देते हैं। तो उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं और मुक्त संयोजकताओं के कारण अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार वहां अधिशोषित सक्रियत संकुल बनता है। यह अधिशोषित सक्रियत संकुल शीघ्र विघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित होता है और उत्प्रेरक के पृष्ठ से उत्प्रेरक वहां से अलग हो जाता है और उत्प्रेरक फिर से वही क्रिया दोहराता है। तो इस प्रकार यह चित्र में हमने देखा है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो सक्रियण ऊर्जा का मान है EA1 और उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान EA2। तो EA2 का मान कम है, बहुत कम है। किसकी तुलना में? EA1 की तुलना में। इसका मतलब है कि उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। किसी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है उसको कम कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा वाला नवीन पथ का निर्माण करता है। देखिए यहां पर जो अभिक्रिया का उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया का पथ है वो बहुत लंबा है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया का पथ है वो छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा वाला एक नवीन पथ का निर्माण करता है जिससे अभिक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज हम लोगों ने देखा ताप गुणांक,
अर्हीनियस के टक्करों का सिद्धांत, अर्हीनियस के टक्करों के सिद्धांत में देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा, और अंत में देखा अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्हीनियस समीकरण।